नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में दोस्तों बिहार एसआई और बिहार पुलिस कांस्टेबल इवन बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का वीडियो देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। और दोस्तों, इसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और आप लोग को क्वेश्चन पता होना चाहिए दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें से जो है संसद है। कौन है भैया? संसद है। दोस्तों, संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो अगर लोकसभा का सांसद बनना हो तो 25 वर्ष और राज्यसभा का बनना हो तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु आवश्यक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य है। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो कार्य है भैया, वो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का रूप देना। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बार आंतरिक अस्त व्यस्तता के कारण आपातकाल कब लागू हुआ? दोस्तों, देश में आपातकाल जो है 1962 में पहली बार लागू हुआ था। भारत और चीन के युद्ध के समय 1971 में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा था। और तीसरा जो है दोस्तों आपातकाल लगा था अस्त व्यस्तता के कारण, तो 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है? तो दोस्तों, यह जो है जब मुद्रा आपूर्ति जो है वो दर जीडीपी से अधिक हो जाए तब। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों कागज के फूल थी, कागज के फूल। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट। विश्व का सबसे बड़ा सौर भंडार कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, और भारत में पूछा जाए तो कर्नाटक के कोलार खान। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यह जो है वो पीलिया होता है, पीलिया रोग। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर हो। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में से किसे संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें से जो है वो सी राजगोपालाचारी को किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बिरसा मुंडा किए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों इनको धरती आबा कहा जाता है। और सिंधु कान्हू जो है दोस्तों, इन्होंने संथाल विद्रोह के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बम्बई से स्टार्ट हुआ था, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह जो है वो लाहौर में हुआ था, लाहौर में। और इसके जो अध्यक्ष थे मेरे दोस्त वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भी रह चुके हैं और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? दोस्तों पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यह जो है वो इल्तुतमिश की थी। किसकी थी भैया? इल्तुतमिश की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों कुतुब मीनार का कार्य स्टार्ट किया था। और अंत जो है दोस्तों किसने पूरा कार्य करवाया था? तो इल्तुतमिश करवाया था। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया दोस्तों। इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। और ये जो है इस बार बीपीएससी 71 में ये पूछा गया था। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जो है दोस्तों देश बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? देश बंधु। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार किस अक्षांश एवं देशांतरों के बीच है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बारे में आपको बताते चलूँ तो भारत का जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके और 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है दोस्तों भारत जो है स्थित है। आप लोग समझिए दोस्तों, ऐसे ये हो गया दोस्तों। और यहाँ जो है भारत जो है यहाँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पे अक्षांश देशांतर जो है दोस्तों ये गुजरती है यहाँ से होकर।
इस तरह इस प्रश्न का जो है दोस्तों ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ रहा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप सबको मेरे दोस्त पता होगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है कौन से नंबर पे भारत का स्थान आता है, तो भारत से जो है बड़े देश कितने हैं दोस्तों, तो लगभग जो है दोस्तों 6 बड़े देश है और 7वें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत आता है। ऑप्शन ए के जो है दोस्तों सी के साथ जाएंगे, सी राइट आंसर होगा। भारत से जो बड़े देश हैं रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि जनसंख्या के मामले में भारत जो है दोस्तों दूसरे स्थान पे है। देखिए दोस्तों एक बात आप लोग को याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अभी वर्तमान में जो है दोस्तों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो गई है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं। बताइए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा दोस्तों रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा और 7वें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत आता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो लगभग जो है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो लगभग जो है दोस्तों 17.5%। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों ये अगर 2011 की जनगणना के अनुसार में पूछ रहा है तो पहले नंबर पे जो है दोस्तों चीन था और दूसरे नंबर पे चूंकि पूछ रहा है तो दोस्तों अपना प्यारा देश भारत था। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 15,200 किलोमीटर है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, भारत का उत्तर से क्वेश्चन देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है टोटल वो 3214 किलोमीटर है। कितना है मेरे दोस्त, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। वहीं आपसे पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो लगभग जो है दोस्तों 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। ऑप्शन जो है दोस्तों ए राइट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत के कितने राज्य 7 पड़ोसी देशों के से सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों यह लगभग 16 ऐसे राज्य हैं जो भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो दोस्तों
बांग्लादेश के साथ है। किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है दोस्तों लगभग भारत की जो है 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ भारत करता है? तो दोस्तों यह जो है वो अफगानिस्तान के साथ करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह जो है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसे डुरंग रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है इसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। भारत और जो है किस और देश, हाँ चीन के देश, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों मैकमोहन लाइन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य की है? बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य से है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन जो है दोस्तों राइट आंसर बी होगा। बांग्लादेश के बारे में आप लोग जान लीजिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यह 1971 में स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी पूछ रहा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है गुहार मोती जो कि गुजरात राज्य में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है दोस्तों इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो दोस्तों कन्याकुमारी है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट होगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों, पूर्वी बिंदु वह गुहार मोती है। सॉरी, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है दोस्तों वह गुहार मोती है जो कि गुजरात राज्य में है। तो गुजरात राइट आंसर हो, क्या होगा दोस्तों? बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है मेरे दोस्त वह कौन सा है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ कि किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो सी राइट आंसर होगा। एक बात आप लोग याद रखते हुए चलिएगा कि यहाँ सूर्य हो गया दोस्तों, सूर्य जो है दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में दिखाई देता है? तो दोस्तों सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है और सबसे बाद में जो है दोस्तों गुजरात राज्य में दिखाई देता है। इसके बीच जो है समय का अंतर लगभग 2 घंटे का है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। डुरंग रेखा जो है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो यह जो है दोस्तों यह 1947 में निर्धारित करी गई थी। कब करी गई थी? 1947 में। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो यह जो है दोस्तों सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा यह निर्धारित करी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो सी राइट आंसर होगा। और लॉर्ड कर्जन आप लोग को दिखाई दे रहा है, बंगाल विभाजन के समय यह भारत का क्या था दोस्तों? वायसराय था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और नेपाल के बीच सीमा मुख्यतः किस नदी से बनती है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को नेपाल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? KP शर्मा ओली हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेपाल जो है वो काली जो कि महाकाली शारदा इसके नाम से जाना जाता है। यह नदी जो है दोस्तों सीमा साझा करती है और सीमा बनाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो कोसी नदी है दोस्तों, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? भारत को किस देश से अलग करती हैं दोस्तों? तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं मेरे लाडलो, वह म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से
किन जल निकायों द्वारा अलग होता है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। दोस्तों श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो संधि है दोस्तों, जल संधि, इसको पाक जल संधि बोलते हैं या मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यह थे आज के भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग सिर्फ देखते रहिए ओम प्रकाश स्टडी सेंटर चैनल। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से इसको देखते चलिएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रमा में किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना गुना होता है। तो दोस्तों यह जो है वो चंद्रमा के बारे में सबसे पहले आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारत का पहला चंद्रमा मिशन का नाम क्या था? तो चंद्रयान-1 था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, दूसरा फैक्ट हो गया। दोस्तों तीसरा फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। ठीक है दोस्तों, 1/6 होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी राइट आंसर होगा। एक बात और आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, वह पृथ्वी पर जितना होता है उतना ही वह चंद्रमा पर भी रहता है। तो ये फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए। एक फैक्ट और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? दोस्तों चंद्रमा है, मून है। और मून पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे दोस्तों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ध्वनि की पिच यानी टोन किस पर निर्भर करती है? काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्वनि जो होती है दोस्तों ये आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है। किस पे? आवृत्ति पर। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। दोस्तों ध्वनि की टोन जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक बात और याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन में भी दिया है तरंग दैर्घ्य। दोस्तों तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या होता है? कहाँ होता है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कोशिका द्रव्य होगा। क्या होगा भैया? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और यह प्रक्रिया जो है दोस्तों कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और याद रखिएगा कि आप लोग से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो दोस्तों जो ग्लूकोज होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, C6H12O6। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल डैश का मिश्र धातु है। पीतल जो होता है दोस्तों मेरे दोस्त, पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु है। अच्छा एक बात और आप लोग के दिमाग में घूम रहा होगा कि कॉपर कितना % होता है, जिंक कितना %। दोस्तों जो कॉपर होता है Cu जिसको हम लोग बोलते हैं लगभग 80% होता है दोस्तों, 80% होता है। वहीं जो है दोस्तों जिंक की बात करी जाए Zn तो 20% होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? तांबा और जस्ता। किस में दिया है भैया? तांबा और जस्ता। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको जो है सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, C4 कैट। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में कितने % मीथेन होता है? दोस्तों बायोगैस जो होता है इसमें जो है कितने % मीथेन होता है? दोस्तों सबसे पहले मीथेन का सूत्र क्या होता है भैया? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, CH4 मीथेन का सूत्र होता है। दोस्तों बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत आमतौर पर आयतन के हिसाब से 45% से लेकर करीब 75% तक होता है। तो
तो ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा 75%। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, बायोगैस का प्रमुख घटक जो है दोस्तों मीथेन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ दोस्तों, बायोगैस की जो प्रमुख घटक है वो मीथेन है, मीथेन। ठीक है, CH4 है दोस्तों। धान के खेतों में से जो है दोस्तों मीथेन गैस ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, बाकी गोबर गैस में भी, बायोगैस में भी निकलता है। ठीक है दोस्तों, LPG जो होता है दोस्तों, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, LPG में गंध के लिए दोस्तों क्या मिलाया जाता है? ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है? बताइए जरा। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या होता है दोस्तों? कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। पृथ्वी का जो दोस्तों पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु को हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर फेंक देंगे तो पुनः वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो चूंकि पूछ रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है दोस्तों, तो त्वरण जो है दोस्तों इसका लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो यह जो है दोस्तों क्या होता है? तो अंडक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? अंडक होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, अंडक। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को मेरे दोस्त पता होना चाहिए। ठीक है, वही मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं जो है, तो एपीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम के में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? दोस्तों इसमें पहला तत्व जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन था, और न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंतिम तत्व जो है दोस्तों थोरियम था। कौन था? थोरियम था। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी के साथ जाएंगे, थोरियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में जो है दोस्तों दिया गया है? अच्छा, आप सबको पता होगा कि न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है दोस्तों, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया, इसी के अनुसार जो है दोस्तों ये एक बात कही गई है। एक बात और याद रखिए कि दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नाव से कूदना न्यूटन के किस गति नियम के कारण है? तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया। दोस्तों रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। चलना जो है दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण है। बंदूक का चलना दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण है। तैरना जल में जो है दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल क्या है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो है दोस्तों 20 से लगभग 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, जिसको बोन मैरो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी राइट आंसर होगा, 20 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर के किस अंग में आरबीसी का निर्माण होता है? दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। और आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है दोस्तों? प्लीहा में होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान जो है दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, निम्न में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है मेरे दोस्त वो प्लीहा को बोलते हैं, क्योंकि यहीं इसका मृत्यु होता है, प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC किस में मौजूद होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों
जो WBC है इसका जीवन काल जो है दोस्तों 2 से 4 दिन होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, 2 से 4 दिन होता है। और इसमें रक्त, लसिका और सामान्य उत्तक द्रव जो है दोस्तों उपस्थित होते हैं। ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा मेरे दोस्त? सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सी। ठीक है, सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जाता है? देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों राइट आंसर होगा, दूर पूछ रहा है तो दूर में जो है दोस्तों यह उत्तल का उपयोग होगा। किसका होगा दोस्तों? उत्तल का होगा। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। एक ट्रिक मैं बताऊंगा और पूरे जीवन भर आप लोग नहीं भूलिएगा। ट्रिक है दोस्तों नाडू, NADU। एन से क्या होगा दोस्तों? निकट, ए से अवतल, डी से दूर, यू से उत्तल होगा। इसको आप लोग रट लीजिए, अगर ये आप लोग को याद हो जाएगा कभी गलती नहीं होगा। दोस्तों नाडू इसका ट्रिक है NADU, एन से निकट, ए से अवतल, डी से दूर, यू से उत्तल। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मायोपिया जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और अभी देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देखे हैं कि मायोपिया में जो है दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग होता है, वहीं हाइपरमेट्रोपिया में जो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? राइट आंसर होगा दोस्तों, यह जो है वो उत्तल के होते हैं। किसके होते हैं भैया? उत्तल के होते हैं। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए, साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? उत्तल का। और वहीं कार की हेडलाइट में जो है दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार के हेडलाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार की हेडलाइट में जो है दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है मेरे दोस्त? अवतल दर्पण का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, घेंघा रोग डैश की कमी के कारण होता है? दोस्तों जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से जो है दोस्तों घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, और नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaCl होता है। ठीक है, NaCl। ठीक है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों, भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो भी मैप होता है दोस्तों, मैप में हम लोग जो है नीचे होता है साउथ होता है, ऊपर जो है ईस्ट होता है, सॉरी नॉर्थ होता है, जो है दायां साइड है ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो यहाँ जो है दोस्तों हम लोग का प्यारा भारत जो है दोस्तों यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ प्यारा देश भारत है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में जो है दोस्तों हम लोग का भारत स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है दोस्तों लगभग 2.4% है। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 2.4% है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आप सबको पता होगा कि इससे बड़ा देश जो है रूस है, कनाडा है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा भारत जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक की, भारत जो है दोस्तों इसका उत्तर से दक्षिण तक की कुल जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और भारत का पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। और इसकी मुख्य भूमि जो है दोस्तों, इसकी सीमा जो है 15,200 किलोमीटर और तट रेखा जो है 7,517 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, जरा मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले मैप के माध्यम से दोस्तों देख लेते हैं। देखिए ये अपना प्यारा देश भारत रहा। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो भारत है दोस्तों, भारत उत्तर से और दक्षिण तक की इसकी कुल जो लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर है। कितना है भैया? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। वहीं पूछा जाए पूर्व से पश्चिम तक का कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
भौगोलिक जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत से जो बड़े देश हैं रूस है, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां नंबर पे अपना प्यारा देश भारत है दोस्तों। 7वें नंबर पे कौन सा है अपना प्यारा देश भारत है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, 8वां कौन सा है दोस्तों, अर्जेंटीना है। 9वां कौन सा है जो है कजाकिस्तान है, और 10वां उत्तरी सूडान है। ठीक है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर आप से जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले मेरे दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दोस्तों दूसरे स्थान पे चीन के बाद, किंतु वर्तमान स्थिति पूछा जाए तो पहले स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। दोस्तों विश्व के कुल 100% जो है दोस्तों जनसंख्या है, उसमें से जो है दोस्तों भारत में लगभग 17.5% लोग जो है दोस्तों भारत में निवास करते हैं। कितना करते हैं, 17.5%। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और अभी जो है दोस्तों हम लोग का प्यारा देश भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे चला गया है, वर्तमान के अनुसार बता रहा हूँ। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मेरे प्यारे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है दोस्तों वो भील है। कौन सी है, भील है। और जो फर्स्ट नंबर पे है, और जो सेकेंड नंबर पे जो दोस्तों गोंड है। कौन सी जनजाति है, गोंड है। ठीक है, आप सबको ये पता होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितना है, किलोमीटर में आप लोग को बताना है। दोस्तों अगेन मैं करूँगा, यहाँ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, पहला पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक की जो है दोस्तों 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। वहीं आपसे पूछा जाए पूरब से पश्चिम तक का, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम अभी पूछ दिया, तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक की कुल जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। दोस्तों ये 3D वीडियो एनिमेशन है, इसमें आप लोग पहले देखिए। दोस्तों सबसे पहले राज्य की बात करते हैं, तो भारत का सबसे पूर्व में जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख है, और दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता होगा। मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर में जो है किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और जो पश्चिम में दोस्तों गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है। जो उत्तर में दोस्तों वो इंदिरा कॉल है, जो दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, किबुथु होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, किबुथु होगा। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई। दोस्तों कोई भी ट्रेन पूछे, पैसेंजर पूछे, मालगाड़ी पूछे, जो प्रथम ट्रेन चली थी दोस्तों वह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, और जो है मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, लाडलो, तो रेल दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। आप सबको पता होगा कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलवे ने 1853 में मुंबई से थाने तक कुल कितनी दूरी तय की थी। तो दोस्तों यह जो है वो 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में पहली रेलवे जो है वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, और टोटल दूरी पूछा जाए तो 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये एक फायरमैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि भारत में रेलवे का जो जनक है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, और इसे भारत में डाक प्रथा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष
में पारित किया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो 1905 में पारित किया गया था। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और इसी समय दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और दोस्तों उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से और कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों भारत में मेट्रो ट्रेन पूछ रहा है दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से शुरू हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। रेलवे मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो है दोस्तों वो इलाहाबाद है, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है दोस्तों हाजीपुर में है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको छाप के रखिएगा। और हाजीपुर एक केला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और जो मुजफ्फरपुर है वो लीची के लिए प्रसिद्ध है। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह जो है दोस्तों वह 1.676 मीटर होती है। और वहीं इंच में बात करिए लाडलो इंच में, तो 5 फीट और 6 इंच होती है। ठीक है, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह जो है दोस्तों 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, 1000 मिलीमीटर। छोटी लाइन नैरो गेज रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह जो है दोस्तों 2.4 फीट होती है। लेकिन मीटर में चूंकि पूछ रहा है दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों 0.762 और 0.610 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो यह जो है दोस्तों वो अमृता कौर थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है दोस्तों वह उत्तर गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह जो है दोस्तों वो 2.4% है। भारत जो है दोस्तों विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो है दोस्तों वो 7वां है। सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस है। रूस, चीन, अब भारत, ये जो है दोस्तों ये ट्रिक है। रूस, कनाडा, ऐसे ही सब बड़े देश हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों यह जो है वो 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यह पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर की दूरी में फैला है। और यह उत्तर से दक्षिण के बीच में जो है दोस्तों 3214 किलोमीटर दूरी तक फैला है। भारत की पूर्वी पश्चिमी चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम के बीच में पूछ रहा है तो 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो दोस्तों यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। गुजरात से 2 घंटा पहले हो जाता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों वो गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, और वहीं दक्षिणी पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, या जिसे पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी भी हम लोग बोल सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी पूछ रहा है चूंकि, तो यह जो है दोस्तों वो पॉइंट कैलीमेयर भी है। इसका अन्य नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो होता है दोस्तों, इसका अन्य नाम ये भी है। ठीक है दोस्तों, पिगमेलियन पॉइंट या पॉइंट कैलीमेयर। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। और वो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह जो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो यह जो है दोस्तों वो इलायची की पहाड़ियाँ है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ है। केप कोमोरिन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों केप कोमोरिन जो है दोस्तों ये अपना प्यारा देश भारत में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक हम लोग 25 देश देख चुके हैं क्वेश्चन। तो अभी आप लोग अगर लाइक नहीं किए होंगे तो करके आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है लाडलो वो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। क्या होगा लाडलो? ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि की कुल अनुमानित लंबाई कितना किलोमीटर जो है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 15,200 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की कुल अनुमानित लंबाई है किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों। भारत की तटरेखा का माप है। तो यह जो है दोस्तों वो 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो अपना उत्तर प्रदेश छूता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक है दोस्तों 8 राज्यों को छूता है। ठीक है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात का है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। गुजरात का है। ठीक है दोस्तों। गुजरात का जो राजधानी है गांधीनगर है। और यहाँ पे दोस्तों एक प्लेन क्रैश हो गई है। बहुत दुख की बात है। और इसमें लगभग 242 यात्री जो है दोस्तों वो मारे गए हैं। बस एक बच गए हैं दोस्तों। बहुत दुख की बात है कि इतने सारे यात्री जो है वो डेथ कर गए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी पूछा जाए तो किसकी है दोस्तों? गोवा की है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में चूंकि नहीं है तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से डैश की दूरी तक फैला हुआ है। तो यह जो है दोस्तों वो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है दोस्तों? 1.852 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। आप सबको पता होगा भारत को 2 भाग और बराबर भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा पूछा जाता है किस राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल, उसके अलावा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और दोस्तों कहाँ? मिजोरम ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है? तो यह जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को चूंकि दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल। और भोपाल का त्रासदी जो है दोस्तों वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी होता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? तो यह जो दोस्तों हरियाणा में है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। हरियाणा का वन आवरण केवल 1,588 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 3.59% है। BBBP यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निम्नलिखित में से किस गिरावट के विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह जो है बाल लिंग अनुपात को ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों यह जो है वो मानसीराम में होती है दोस्तों, मेघालय में। ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है। यह मेघालय में स्थित है। मानसीराम मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया जो है दोस्तों वो मेघालय राज्य में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान
पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा इसमें से जो है दोस्तों वह लेह में होती है, लेह लद्दाख में। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है दोस्तों 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन चूंकि पूछ रहा है तो दोस्तों अरावली है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो यह जो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत। दोस्तों भारत में अरावली श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत का श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह जो है दोस्तों वो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में 5,650 फीट यानी मीटर में बात करी जाए तो 1722 मीटर पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसका जो प्रतीक होता है सोना का AU होता है। ठीक है दोस्तों, और चांदी का AG होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है। जो सोना है दोस्तों इसका परमाणु संख्या जो है 79 है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो इसमें कितना शुद्ध सोना होता है? तो यह जो है दोस्तों वो 75%, 75%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? राज्य है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड कहा जाता है? तो यह जो है दोस्तों FeS2 को कहा जाता है, यानी पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों पाइराइट खनिज का जो है दोस्तों FeS2 होता है। भारत का सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? तो यह जो है दोस्तों वह कोलार की खान है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र और हड्डी स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक में स्थित 2 प्रमुख स्वर्ण केंद्र हैं। सीने बार इनमें से किसका अयस्क है? तो यह जो है दोस्तों वो पारा का अयस्क है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव में होती है? तो द्रव में इसमें से दोस्तों मरकरी होती है। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों पारा HG कमरे के तापमान पर तरल के रूप में होता है। कमरे के तापमान पर तरल रूप में पारा एकमात्र धातु है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है दोस्तों? तो ब्रोमीन होती है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या जो है दोस्तों 35 होता है और इसका Br संकेत होता है। Br संकेत होता है। मानव शरीर में तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह जो है दोस्तों सूखी पुष्प कलिका से की जाती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो इंडियन ओपन नहीं है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों जो 16 महाजनपद थे इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और जो अंगुत्तर निकाय है दोस्तों वो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं पूछा जाए चंपा, तो दोस्तों चंपा जो है वो मगध जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। और वहीं राजगिरी पूछा जाए दोस्तों या गिरिब्रज, तो ये मगध महाजनपद की राजधानी थी और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वहीं राजगिरी के बारे में बात करिए तो बता ही दिया हूँ। कौशाम्बी के बारे में बात करिए दोस्तों तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है मेरे प्यारे साथियों ये मैग्नीशियम। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। इसका अयस्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। दोस्तों एग्जाम बाद में क्वेश्चन आप लोग को दिखा सकता हूँ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छाप के रखिएगा। तो यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 40। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों
श्रीमाओ भंडारनायके जो है दोस्तों, यह विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये जो है दोस्तों 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी। 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है? तो दोस्तों अस्त्र है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो कोणार्क जो है दोस्तों इसमें सूर्य देवता का मंदिर है। कोणार्क मंदिर जो है दोस्तों भगवान सूर्य को समर्पित है और यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है और इसे 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। लेंस डैश का बना होता है, तो जो लेंस होता है दोस्तों वो फ्लिंट कांच का बना होता है, फ्लिंट कांच का। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों जो डायोप्टर जो है दोस्तों किसका सही मात्रक होता है? तो लेंस का सही मात्रक होता है डायोप्टर। वाटसन और क्रिक ने डीएनए में मॉडल को कब प्रस्तावित किया था? तो यह 1953 में किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश पर फहराया गया था। तो यह जो है दोस्तों वो कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो यह जो है दोस्तों वह लाल किला दिल्ली में फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, लाल किला दिल्ली। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पे फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसी सत्र में जो है दोस्तों वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो यह जो है दोस्तों वो सरोद से संबंधित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय जो है दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। ये 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत का वायसराय था। जो 1857 का रिवोल्ट है जो है दोस्तों ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो दोस्तों मृग मरीचिका बनने का पूरा कारण जो है दोस्तों वो प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का कारण प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। मैं राज्य हूँ और मेरे शब्द कानून है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो है लुई 14वें का है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये फ्रांस के राजा थे। और दोस्तों एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के नायक भी रहे हैं। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुई थी। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पीड पोस्ट की लेखिका कौन है? तो दोस्तों स्पीड पोस्ट जो है इसकी लेखिका जो है वो शोभा डे है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, शोभा डे। और इनके बारे में थोड़ा और आप लोग को जानकारी दे दूं कि इस पुस्तक में क्या है। यह जो है 1999 में प्रकाशित हुई थी और इसमें उनके 6 बच्चों को लिखे गए पत्रों के संकलन है। यह इस पुस्तक में जो है दोस्तों वे बच्चों को प्यार, धर्म और अन्य विषयों की सलाह देती हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है वो अर्जेंटीना में है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्जेंटीना में। दोस्तों अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जो है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, हेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, हेमू को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। उसने 22 युद्ध जीते थे। हेमू को 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना ने हराया और उसका मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बोलेंगे कि भैया भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है वो हेमू को भी बोला जाता है, समुद्रगुप्त को भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व डाक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था के जनक जो है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है और इन्हें भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में
भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट जो ग्रह है वो शुक्र है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इसे भोर का तारा या साँझ का तारा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो इसमें से दोस्तों बंगाल गजट था और उसके संस्थापक जे.के. हिक्की थे और कलकत्ता में 1780 से यह प्रकाशित होता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति रखता है। और आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 85 के तहत। अब ये आप लोग बाद में मत बोलिएगा कि आप आर्टिकल नहीं बताए थे। दोस्तों आर्टिकल 85 के तहत भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों विघटन से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 85 याद रखिएगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो दोस्तों 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का चयन जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। गदर आंदोलन या पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों गदर पार्टी का जो स्थापना है वो 15 जुलाई 1913 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, जिसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इसके संस्थापक जो हैं वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका अन्य नाम दे सकता है तो युगांतर आश्रम था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह अमेरिका में 1913 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका की संसद का नाम था? तो अमेरिका की संसद का जो नाम है दोस्तों वह कांग्रेस है। क्या है दोस्तों? कांग्रेस है। अब आपसे पूछा जाए कि ओपी भैया डायट जो है कहाँ के संसद का नाम है? तो दोस्तों जापान के संसद का नाम है। जापान के संसद का नाम क्या है दोस्तों? डायट है। ठीक है। डियूमा जो है दोस्तों वो रूस के संसद का नाम है। रूस के संसद का नाम है रूस। ठीक है। और दोस्तों नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है, याद रखिएगा। फिर से मैं बोल दूं कि जो डायट है दोस्तों डायट यह जापान के संसद का नाम है। जो डियोमा है दोस्तों यह रूस के संसद का नाम है। जो नेसेट है दोस्तों यह इजराइल की संसद का नाम है। और जो कांग्रेस है वो अमेरिका की संसद का नाम है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। अगर दूसरा पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध तो 5 नवंबर 1556 में। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 14 जनवरी 1761 में, याद रखिएगा। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यह जो है वो विल्हेम कॉनराड रोंटगन थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। आप लोग इसको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये जर्मनी के थे और एक्स रेडिएशन की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में अस्माटिक दबाव के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह जो है दोस्तों वो जैकोबस हेनरिकसन वेन टी हॉक को मिला था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जो दोस्तों वोले सोयिंका थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। विश्व में साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यह जो दोस्तों सुली प्रुधोम को। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों हेनरी डुनांत होगा। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह जो दोस्तों 1968 में किया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1998 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक ट्रिक मैं बताऊंगा और पूरे जीवन भर आप लोग नहीं भूलिएगा। ट्रिक है दोस्तों नाडू, NADU। एन से क्या होगा दोस्तों? निकट। ए से अवतल, डी से दूर, यू से उत्तर होगा। इसको आप लोग रख लीजिए। अगर ये आप लोग को याद हो जाएगा कभी गलती नहीं होगा। दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से इसको देखते चलिएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रमा में किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना गुना होता है। तो दोस्तों यह जो है वो चंद्रमा के बारे में सबसे पहले आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन
भारत का पहला चंद्रमा मिशन का नाम क्या था? तो चंद्रयान-1 था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, दूसरा फैक्ट हो गया। दोस्तों तीसरा फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। ठीक है दोस्तों, 1/6 होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी राइट आंसर होगा। एक बात और आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, वह पृथ्वी पर जितना होता है उतना ही वह चंद्रमा पे भी रहता है। तो ये फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए। एक फैक्ट और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है, मून है। और मून पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे दोस्तों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ध्वनि की पिच यानी टोन किस पर निर्भर करती है? काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्वनि जो होती है दोस्तों ये आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है। किस पे? आवृत्ति पर। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। दोस्तों ध्वनि की टोन जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक बात और याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन में भी दिया है तरंग दैर्घ्य। दोस्तों तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या होता है? कहाँ होता है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कोशिका द्रव्य होगा। क्या होगा भैया? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और यह प्रक्रिया जो है दोस्तों कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और याद रखिएगा कि आप लोग से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो दोस्तों जो ग्लूकोज होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, C6H12O6। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल डैश का मिश्र धातु है। पीतल जो होता है दोस्तों मेरे दोस्त, पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु है। अच्छा, एक बात और आप लोग के दिमाग में घूम रहा होगा कि कॉपर कितना % होता है, जिंक कितना %। दोस्तों जो कॉपर होता है Cu जिसको हम लोग बोलते हैं लगभग 80% होता है दोस्तों, 80% होता है। वहीं जो है दोस्तों जिंक की बात करी जाए Zn तो 20% होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? तांबा और जस्ता। किस में दिया है भैया? तांबा और जस्ता। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको जो है सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, C फॉर कैट। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में कितने % मीथेन होता है? दोस्तों बायोगैस जो होता है इसमें जो है कितने % मीथेन होता है? दोस्तों सबसे पहले मीथेन का सूत्र क्या होता है भैया? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, CH4 मीथेन का सूत्र होता है। दोस्तों बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत आमतौर पर आयतन के हिसाब से 45% से लेकर करीब 75% तक होता है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, 75%। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, बायोगैस का प्रमुख घटक जो है दोस्तों मीथेन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ दोस्तों, बायोगैस की जो प्रमुख घटक है वो मीथेन है। मीथेन, ठीक है, CH4 है। दोस्तों धान के खेतों में से जो है दोस्तों मीथेन गैस ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, बाकी गोबर गैस में भी, बायोगैस में भी निकलता है। ठीक है दोस्तों, LPG जो होता है दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है, LPG में गंध के लिए दोस्तों क्या मिलाया जाता है? ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है? बताइए जरा। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या होता है दोस्तों? कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। पृथ्वी का जो दोस्तों पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।
यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु को हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर फेंक देंगे तो पुनः वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो चूंकि पूछ रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है दोस्तों, तो त्वरण जो है दोस्तों इसका लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो यह जो है दोस्तों क्या होता है, तो अंडक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, अंडक होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, अंडक। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को मेरे दोस्त पता होना चाहिए। ठीक है, वही मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं जो है, तो एपीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम के में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। दोस्तों इसमें पहला तत्व जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन था, और न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंतिम तत्व जो है दोस्तों थोरियम था। कौन था, थोरियम था। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी के साथ जाएंगे, थोरियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में जो है दोस्तों दिया गया है। अच्छा, आप सबको पता होगा कि न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है दोस्तों, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया, इसी के अनुसार जो है दोस्तों ये एक बात कही गई है। एक बात और याद रखिए कि दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नाव से कूदना न्यूटन के किस गति नियम के कारण है, तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया। दोस्तों रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। चलना जो है दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण है। बंदूक का चलना दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण है। तैरना जल में जो है दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल क्या है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो है दोस्तों 20 से लगभग 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, जिसको बोन मैरो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी राइट आंसर होगा, 20 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर के किस अंग में आरबीसी का निर्माण होता है। दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। और आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है दोस्तों, प्लीहा में होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान जो है दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, निम्न में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है मेरे दोस्त वो प्लीहा को बोलते हैं, क्योंकि यहीं इसका मृत्यु होता है, प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC किस में मौजूद होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो WBC है इसका जीवन काल जो है दोस्तों 2 से 4 दिन होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 से 4 दिन होता है, और इसमें रक्त, लसिका और सामान्य उत्तक द्रव जो है दोस्तों उपस्थित होते हैं। ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सी। ठीक है, सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जाता है। देखिए दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों राइट आंसर होगा, दूर पूछ रहा है तो दूर में जो है दोस्तों यह उत्तल का उपयोग होगा। किसका होगा दोस्तों, उत्तल का होगा। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। एक ट्रिक मैं बताऊंगा और पूरे जीवन भर आप लोग नहीं भूलिएगा। ट्रिक है दोस्तों नाडू, NADU। एन से क्या होगा दोस्तों, निकट, ए से अवतल, डी से दूर, यू से उत्तल होगा। इसको आप लोग रट लीजिए, अगर ये आप लोग को याद हो जाएगा कभी गलती नहीं होगा। दोस्तों नाडू इसका ट्रिक है NADU, एन से निकट, ए से अवतल, डी से दूर, यू से उत्तल। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया
को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मायोपिया जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और अभी देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देखे हैं कि मायोपिया में जो है दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग होता है, वहीं हाइपरमेट्रोपिया में जो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? राइट आंसर होगा दोस्तों, यह जो है वो उत्तल के होते हैं। किसके होते हैं भैया? उत्तल के होते हैं। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए, साइड मिरर पे किसका प्रयोग होता है दोस्तों? उत्तल का। और वहीं कार की हेडलाइट में जो है दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार के हेडलाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार की हेडलाइट में जो है दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है मेरे दोस्त? अवतल दर्पण का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, घेंघा रोग डैश की कमी के कारण होता है। दोस्तों जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से जो है दोस्तों घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, और नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaCl होता है। ठीक है, NaCl। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हम क्वेश्चन लाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।